हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्लॉलेस स्टडी। मैं हूँ पूजा, आपको साइंस पढ़ने में हेल्प करूंगी। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? ओके फाइन। तो आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इस चैप्टर को हम चारों क्लास में डिवाइड करेंगे। ओके। तो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट को मिल जाए। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? अच्छा, स्टार्ट। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपके बुक में जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाद में है, तो हम लोग पहले बुक के हिसाब से चलते हैं, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। क्या है उसमें फर्स्ट में जो दिया हुआ है उस क्या है? लॉस। उसमें लॉस दिया हुआ है, उसका डाटा, उसका पोस्टुलेट्स दिया हुआ है, तो हम उसी के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक स्टोरी है। बहुत पहले एंशियंट इंडियन एंड फिलोसोफर्स मिलके क्या सोचते थे, हर टाइम वो लोग सोचते रहते कि मैटर का कोई फॉर्म होगा, डिफरेंट फॉर्म, मैटर को तोड़ के कोई डिफरेंट फॉर्म निकलेगा या कहीं कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे वो लोग सोचते रहते थे, बहुत क्यूरियस थे वो लोग। तो एक टाइम क्या हुआ, बिफोर 500 बीसी वो लोग सोचते थे, ऐसे सोचते सोचते क्या हुआ, एक दिन महर्षि कणाद ने क्या किया, उन्होंने जो मैटर होता है ना, हमारे चारों ओर मैटर होता है, तो उस मैटर को लेके तोड़ना स्टार्ट कर दिए। तो वो तोड़ते गए, जितना तोड़ेंगे हम किसी भी सामान को या किसी भी चीज को तोड़ते रहे तो क्या होगा, वो छोटा होता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ते रहे, उस मैटर को तोड़ते गए, जितना तोड़े उतना स्मॉल हुआ, फिर से स्मॉलर हुआ, फिर से स्मॉलर हुआ, ऐसे छोटे होते होते रहे। एक टाइम ऐसा आया जिस पे आप तोड़ रहे हैं लेकिन वो और छोटा नहीं हो रहा, मतलब क्या, उस मैटर का वही है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का महर्षि कणाद ने नाम दिया परमाणु। ये ऐसे परमाणु नाम दिया। फिर उसी चीज को रिसर्च में बहुत और साइंटिस्ट काम किए। उसके बाद डेमोक्रिटस आया, उन्होंने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया एटम्स। एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। क्यों? क्योंकि उसको और तोड़ के नया पार्टिकल नहीं निकाल पाए वो लोग, है ना। तो मतलब क्या है, इनडिविजिबल, और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दैट्स उनका नाम दिया, उस पार्टिकल का नाम दिया वो लोग एटम। ठीक है। अब देखो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट, बहुत सारी चीज है, हम नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अब आता है आपका लॉस। लावोइशियर एंड और एक साइंटिस्ट जोसेफ एल फ्रॉस्ट, इन दोनों ने मिलके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो लॉस पे एस्टेब्लिश किया। क्या है उन दोनों के, एक साथ बोलते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है, केमिकल जो रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में दो लॉ उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया। वो दो लॉ क्या क्या है? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है वो दोनों? तो देखो, जो फर्स्ट एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मानो ये एक a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये क्या है, ये एक हमारा इक्वेशन है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ये a और b क्या है, ये दोनों है हमारा रिएक्टेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है वो पार्टिकल्स को बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों को या उस पार्टिकल्स को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो क्या है, हमारा जो मास है, इन दोनों का मास, सपोज ये वाला हमारा 5 kg और ये वाला हमारा 2 kg, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, सम। रिएक्टेंट का सम क्या है, मास का, रिएक्टेंट का मास का सम 5 प्लस 2 7 kg। तो इस साइड में भी 7 kg निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि ये वाला हमारा 3.5 kg और ये वाला हमारा 3.5 kg आए, तो देखो इनको ऐड करके 7 kg आएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 kg प्लस 4 kg, कुछ भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या क्या केमिकल सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर। अदरवाइज ये
निकलेगा। मतलब दोनों का, रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट के साइड का जो मास है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ही होता है कंजर्व। कंजर्व वर्ड मतलब क्या है, वो कंजर्व करके रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा आगे और बाद में, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में। क्लियर हुआ? देखो एक नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं सिर्फ दिमाग में रखने के लिए, कोई रिएक्शन नहीं है। मानो खिचड़ी बना रहे हैं घर में। खिचड़ी बनाने में क्या देते हैं हम लोग? पानी, चावल, दाल, मसाला, जो जो चीज सामान दिए सबका वेट में मास हम मेजर करके एक साइड में लिख के रख दिए। ठीक है, बर्तन के साथ, क्योंकि बर्तन को भी हम मेजर करेंगे ना एक साथ मास, तो सारे चीज का मास हम लिख लिए। जब हमारा खिचड़ी बन जाएगा उसके बाद हम मास मेजर करेंगे तो देखेंगे एग्जैक्ट इक्वल मास होगा जो हमारा पहले था। ऐसा नहीं होगा, देखने में लगेगा क्या पहले जितना दिया था चावल दाल उससे तो ज्यादा फूल गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा मास जो है वो पहले के जैसा सेम रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने 500 ग्राम चावल दिए थे, दाल दिए थे 250 ग्राम, तो 750 ग्राम हुआ ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि जब खिचड़ी बनके निकलेगा वो 1 किलो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो 750 ग्राम ही निकलेगा, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, वो अलग चीज है, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन मैटर रिलेटेड जितना भी चीज है उसमें कंजर्व रहता है मास। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देखो देखो नेक्स्ट क्या है, एक इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पर, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करके। क्या है, जो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है जिसका हमारा मेजरमेंट दिया है, मास दिया है, सोडियम एसीटेट का मास दिया है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया हुआ है, एसिटिक एसिड 6 ग्राम लिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम लिया है, वाटर 0.9 ग्राम लिया हुआ है, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम दिया हुआ है, सारी चीज दिया हुआ है। तो हमारा रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था हमारा सोडियम कार्बोनेट एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमारा सोडियम एसिटेट। तो फर्स्ट रिएक्टेंट में हमने कितना दिया, इस रिएक्टेंट को दिया है हमने 5.3 ग्राम प्लस एसिडिक एसिड हमने कितना दिया है, देखो 6 ग्राम, तो 6 ग्राम। ठीक है, निकला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, निकला है 2.2 ग्राम प्लस H2O कितना निकला है 0.9 ग्राम प्लस सोडियम एसिड कितना निकला है हमारा 8.2 ग्राम। अब कैलकुलेट करके देखो ये कितना हो रहा है, 6 प्लस 5 11.3 ग्राम। कैलकुलेट करके देखो ये भी वही होगा, 2.2 प्लस 0.9 3.1, 3.1 प्लस 8.2 11.3 ग्राम। ठीक है, देखो हुआ ना, हमारा लेफ्ट साइड रिएक्टेंट का जितना मास था प्रोडक्ट का मास भी सेम हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज सम मास का साथ हमारा रिएक्टेंट का मास भी इक्वल हुआ। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये हुआ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सेकेंड लॉ क्या है, क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या बोला है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के हिसाब से वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका प्रोपोर्शन चेंज हो गया। मतलब देखो जैसे हम ले लेते हैं H2O, ठीक है, H2O ले लिए, इस H2O मतलब क्या, हमको पता है कि ये वाटर का सिंबल है, तो H क्या है, एटॉमिक मास के हिसाब से, हमने बोला है ना मास के हिसाब से उसका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो एटॉमिक मास हमारे इस चैप्टर में है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग मतलब मुझे पता है, आप लोग मान लीजिए कि H का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ये क्या है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हमारा निकालना क्या है H is to O,
यही तो निकालना है ना, क्योंकि हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2, तो 2:2। ऑक्सीजन तो एक ही है ना, ओ तो यहाँ पर 16, तो हमारे यहाँ पर भी लिख देते हैं 2:16। काट के हमको स्मॉलेस्ट रेशियो में लेना है, तो ये हो जाएगा 1:8। ये हमारा H एंड O का रेशियो इन आ वाटर मॉलिक्यूल और वाटर। ठीक है, तो हम कहीं का भी पानी ले ले, वो बारिश का पानी हो, नल का पानी हो, कुआं का पानी हो या फिर नाले का पानी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां का भी पानी हो, लेकिन पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन रहेगा वो होगा 1:8 ऑल द टाइम। ठीक है, क्लियर ना। अब देखो ये एक सम जो दिया हुआ है आपका, वो हमने अभी जो लॉ बोले वही लॉ के ऊपर क्या दिया हुआ है, हमको पता है H2O वाटर का जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। मतलब क्या है, H2O होता है हमारा 1:8 इन H2O, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हाइड्रोजन हमारा 3 ग्राम रहे, हाइड्रोजन हमारा 3 ग्राम रहे, तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, यही है ना क्वेश्चन में। पढ़ो, हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, यही पूछा है। तो यहाँ पर अगर मतलब क्या है, हाइड्रोजन अगर हमारा 1 है तो ऑक्सीजन है 8। If H equals to 1 gram, then O equals to 8 gram, right? पूछा क्या है, H equals to 3 gram, then O equals to क्या होगा, एक में अगर 8 हो तो 3 में क्या होगा, 8 into 3, that equals to 24 gram. It's so easy ना, very easy. तो इस टाइप का छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आपका आ सकता है। क्लियर हुआ। तो दो लॉ हमारा जो मिला है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, डाल्टन्स पोस्टुलेट। मतलब क्या है, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए ना, सारे साइंटिस्ट ने जो जो दिया था, एटम्स आए क्यों आए। अब एटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, मतलब क्या है एटम्स, क्या चीज है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बाद में है, एटम्स क्या चीज है, तो वो सारे उसके पोस्टर्स में दिया है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे हैं हम, डाल्टन्स पोस्टुलेट। डाल्टन साहब ने क्या किए थे, 6 पोस्टुलेट दिए थे एटॉम के बारे में, ये एटॉम है क्या चीज, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो 6 पोस्टुलेट्स हमने लिख के रखे। देखो फर्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो क्या दिया है, बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट। मतलब क्या है, कोई भी मैटर जो है वो मैटर का जो स्मॉलेस्ट टाइनी छोटा 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 जो पुचू पुचू वाला जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही टाइनी, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम बोलेंगे क्या, एटम। और वो जो एटम है वो एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं है जो हमारा, देखो जैसे हम लोग कोई हमको इनवाइट करते हैं तो कहीं कहीं जगह पे होता है क्या, बच्चों को लेके नहीं जाते हैं या बच्चे इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, गार्जियन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वो मेन रोल एटम्स ही प्ले करेंगे। मतलब क्या है, वो एटम जो है वो पूरा का पूरा चीज को होल्ड कर रहा है और वो एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये बोल रहा है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट में। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल। पहले बोला था ना डेमोक्रेटिस में जब नामकरण किया था एटम, उसका मतलब ही इंडिविजिबल था। तो यहाँ पर भी डाल्टन साहब ने वही बोला है सेकंड पोस्टुलेट में, देखो कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड नॉट बी which cannot created or destroyed in a chemical reaction। कोई भी एटम अब क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन में। मान लो आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया और आप मांग रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमारा कार्बन आ जाए, कहाँ जाएगा भाई,
हमने तो दिया ही नहीं, तो फिर क्रिएट करना पड़ेगा ना, लेकिन क्रिएट नहीं होता है। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही कोई कंपाउंड हमारा मिलेगा। नॉर्मल हम अगर 1:8 के मास के रेशियो में देंगे तो हमको वाटर मिलेगा। H और O के अलावा और कुछ भी एटम नहीं मिल सकता है, जैसे हम उसको प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे ही सेम H और O दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए, हम प्रोडक्ट में सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उन दोनों ही मिलेगा। हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना? और एक चीज देखो, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोल रहे हैं, क्या हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब जो था पहले वही रहेगा प्रोडक्ट में। तो पहले हम तो लॉ पढ़ के आए थे ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, वही यहाँ पर देखो इस पोस्टुलेट में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो था वही बाद में है, तो इस डाल्टन के इस पोस्टुलेट पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी देख सकते हैं। थर्ड जो डाल्टन के पोस्टुलेट्स है वो क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एटम का आइडेंटिकल, कोई भी एक एटम मैटर हो, उसका जो सारे एटम्स होगा, सारे के सारे एटम्स मास के हिसाब से या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर आप एक गोल्ड प्लेट लो, मान लो एक गोल्ड प्लेट ली हमने, तो ये गोल्ड प्लेट में क्या होगा, सारे के सारे जो गोल्ड के एटम्स होगा, सारे एटम्स का मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा ना, आइडेंटिकल होगा। नहीं तो एक जैसे नहीं दिखता। गोल्ड प्लेट लेंगे तो गोल्ड ही दिखेगा ना, हर जगह में गोल्ड का ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करेगा। ऐसा तो नहीं गोल्ड लिए, गोल्ड प्लेट लिए, कई जगह पे गोल्ड दिखा रहे, कई जगह पे उसका कलर धीमी मतलब ग्लोइंग कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जहां पर भी कोई एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल के अंदर जो जो एटम्स है, जितना एटम्स रहेगा, सेम एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होगा। ठीक है। अगर ये दूसरा हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, जो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला है, तो फोर्थ पोस्टुलेट में बोला है एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, atoms of different elements have different masses and different chemical properties। नंबर 4 में तो वही बोला गया ना, अगर डिफरेंट ले लिए, एक गोल्ड ले लिए, एक सिल्वर ले लिए, तो दोनों का जो एटम्स है, गोल्ड एटम और सिल्वर एटम के मास क्या सेम होगा? नहीं होगा ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होगा सेम। तुम और तुम्हारे मम्मी के प्रॉपर्टीज, तुम और तुम्हारे मम्मी के मास सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही है, हमारा जो दो अलग अलग अगर एलिमेंट होगा, तो दो अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स है, उसका मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन सेम होगा, जैसे थर्ड में बोला है पोस्टुलेट में, अगर सेम होगा, एक ही होगा, एक एलिमेंट का हर जगह में एटम्स का मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5 देखो, पोस्टुलेट नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole number to form compound। क्या एटम्स क्या होते हैं, स्मॉल होल नंबर के रेशियो के हिसाब से कनेक्ट होके, कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किए थे, स्मॉलेस्ट रेशियो निकाले थे ना, वो 2:16 को काट के हमने 1:8 निकाले, तो वो क्या स्मॉलेस्ट रेशियो। ऐसे स्मॉलेस्ट रेशियो में हमारा क्या होता है, जो एटम्स होता है वो कंबाइन करके न्यू कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट वाला जो है पोस्टुलेट नंबर 6, वो देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ atoms are constant in a given compound। जो रिलेटिव जो नंबर है, कोई भी एलिमेंट्स का जो रिलेटिव नंबर्स है एटम्स का, वो रिलेटिव नंबर्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ के आए। क्या था, जो हमारा प्रोपोर्शन है कंपाउंड के अंदर, जैसे 1:2, 2:3 और 1:8 था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में 1:8, वो क्या है, रिलेटिव जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। वो हमारा ये फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, वे फिफ्थ पोस्टुलेट में भी वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ था वो अप्लाई होगा। मतलब यहाँ से वो लॉ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये 500 पोस्टुलेट्स। तो
आज के क्लास में आप लोग यहीं तक पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। फिर बाकी पोर्शन उसके बाद वाला क्लासेस में, ठीक है ना। तो आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। आपके बुक में देखिएगा कुछ क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाहर से भी कुछ सॉल्व कर लीजिए। कोई पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग द फ्लोरेस्ट स्टडी चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक